आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें। पहले समझ लेते हैं कि आज का मुद्दा है क्या, और इसे समझने के लिए ये पैकेज देखते हैं और उसके साथ ही समझते हैं कि आज का मुद्दा है क्या। ये तो सिंधिया जी का आदमी है। दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है? जब 2023 में उनको लग रहा था, जिस प्रकार से वातावरण था कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, तब बड़े नेताओं ने, कमलनाथ जी ने सोचा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंधिया जी का आदमी है, और अपने चहेते को, जवान जब्त व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया। मुरैना से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे राकेश मावई को आपने सुना। ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे, और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को भी आपने सुन लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें किसी गली में हो रहे झगड़े की नहीं है, ये पीसीसी दफ्तर के अंदर हुई मारपीट की हैं। मावई का दर्द, लक्ष्मण सिंह का बयान और मारपीट की तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। क्या ये कांग्रेस का कलह काल है? विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ी कलह। कई नेता अभी तक छोड़ चुके हैं पार्टी का हाथ। राकेश मावई ने थामा बीजेपी का दामन। 200 समर्थक भी मावई के साथ बीजेपी में शामिल। लक्ष्मण सिंह ने लगातार खोल रखा है मोर्चा। पार्टी हाईकमान के खिलाफ कर रहे हैं बयानबाजी। कई कांग्रेसियों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर। मुरैना महापौर शारदा सोलंकी के नाम की भी चर्चा। 24 चुनाव से पहले बीजेपी में जा सकते हैं कुछ बड़े नेता। 79 नेताओं को कांग्रेस दिखा चुकी है बाहर का रास्ता। कांग्रेस की कलह पर बीजेपी बल्लियां उछालकर प्रतिक्रिया दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान पर लगातार पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस में कलह को नई बात नहीं, कांग्रेस में अंतर्कलह गुटबाजी तो ये कांग्रेस की प्रतिदिन की दिनचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन यह सही है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, बड़ी संख्या में लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, कांग्रेस ने रोकने के लिए झूठे सपने दिखाए, आ रहे कमलनाथ, आ रही सरकार, उसके बाद भी कई लोग छोड़ के गए। स्थिति देखिए हमने, उसके बाद भी कई लोग छोड़ के गए, अभी भी कई लोग छोड़ के जा रहे हैं। लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। अभी लोकसभा चुनाव देखिए, ऐसा लग रहा है कांग्रेस खाली हो जाएगी। देखिए, आने जाने पे तो किसी की रोक है नहीं। राकेश मावई क्योंकि विधानसभा का बाई इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने अपनी दावेदारी रखी थी कि उनको भी टिकट मिले, लेकिन पार्टी के सर्वे के आधार पर उनका टिकट नहीं हो पाया। हमने जिस प्रत्याशी को दिया वो भारी मतों से वहां पर जीता, तो एक उनको ये लगा कि शायद उनका भविष्य खतरे में है, इसलिए उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों पे दबाव बनाती है। क्षत्रपों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस में लोकतंत्र के नाम पर अनुशासन की दीवारें पहले भी टूटती रही हैं। अभी भी कांग्रेसी सीमा लांघने में संकोच नहीं कर रहे। इन सब के बीच लगातार मिल रही हार से खांटी नेता और कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं। अगर कांग्रेस ने अंदर चल रहे कलह काल पर लगाम लगाकर उसे भक्ति काल में या आस्था काल में नहीं बदला, तो 24 की चुनौती उसके लिए कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा कांग्रेस का कलह काल, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आपने देखा ये मंजर, दरअसल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जैसे आपकी हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, बार बार ख़राब हो जाए, तो हम गाड़ी के टायर पर झुंझलाते हुए लोगों को आपने देखा होगा कि वो ज़ोर से लात मार रहे हैं टायर पर, कोस रहे हैं अपनी गाड़ी को, आज का दिन ही खराब है। दरअसल ये निराशावाद के लक्षण हैं। आज अगर कांग्रेस को लेकर कार्यकर्ता रोते हुए दिखते हैं कि मैं अपनी पार्टी को भावुक होकर मैं फिर खड़ा करूंगा, मैं ताकत लगा दूंगा, मैं अपनी जेब का आखिरी पैसा भी खर्च कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस फिर खड़ी होगी, तो ये जज्बा बताता है कि एक पार्टी में विचार के प्रति गहरा आकर्षण है, एक गहरी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस के पास है नहीं, दुर्भाग्य से ये दृश्य सामने नहीं आ पाते हैं।
ये चीज़ें कहीं छिप जाती हैं। और कई बार ये आरोप भी लग जाता है कि मीडिया दिखाता है ये सारी चीज़ें, कि आप हमारा कलह काल तो दिखा रहे हैं लेकिन आप हमारा एकता काल नहीं दिखा रहे। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें कम हैं। बीजेपी में एक वर्ग है जिसे न सत्ता में कभी आना है न मुख्यमंत्री बनना है, उसको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बनानी है, और वो भी पर्दे के पीछे छिपकर। लेकिन कांग्रेस में सबको पर्दे के सामने आना है, सबको पद पाना है। कम से कम आप 90% से अधिक लोगों के बारे में तो शायद ऐसा सोच सकते हैं। बड़ा जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए कि कैसे उभरेगी कांग्रेस, किस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि कुछ सवाल भी जो हमने खड़े किए हैं कि क्या कांग्रेस का कलह काल 24 की लड़ाई में बड़ी बाधा बन सकता है, ये पहला सवाल है। और दूसरे सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें, कांग्रेसी कुनबे की कलह बीजेपी को क्या सीधा फायदा पहुंचाती है? बेशक जवाब हाँ में हो सकता है। क्या युवा नेतृत्व को आगे लाकर कांग्रेस कलह को रोक पाएगी? बात युवा या वरिष्ठ नेतृत्व की हो, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किस मनोदशा में है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हैं सनवर पटेल साहब, बीजेपी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं। साथ ही कांग्रेस से हैं मिथुन अहिरवार जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी गंभीरता से काम करने वाले व्यक्ति भी हैं। सबसे पहले संदीप पौराणिक जी, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। ज़रा मुझे समझाइए कि ये जो दृश्य हम देखते हैं ये कांग्रेस के लिए नए नहीं है। मुझे याद है जब 2000 में मैं छत्तीसगढ़ गया था तो दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फटा था और चश्मा टूट गया था। ऐसा नहीं था कि उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, मध्य प्रदेश में भी सत्ता में थी और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने ही वाली थी, क्योंकि जो यहाँ सरकार थी वही वहाँ होती। ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन खराब समय में ये चुनौती बन जाता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, आपने बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस में ये तो होता आया है। हमने कांग्रेस के दफ्तर में दरवाजे भी टूटते देखे हैं, कांच टूटते हुए भी देखे हैं, मार पिटाई भी देखी, कुर्ता फटते और चश्मे टूटने की आपने बात की है। लेकिन ये जो दौर है इसमें कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में आ जाएगी। कार्यकर्ता उत्साहित था और जब असफलता हाथ लगी है तो वो निराशा उस पर हावी होने लगी है। उसे लगता है 2024 या 2028 में क्या होगा हमारा। ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें पालक की भूमिका में होना चाहिए शरद जी। दुर्भाग्य है, मैं ये मानता हूं, हो सकता है बात सही है गलत हो मेरी, लेकिन इस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पालक की भूमिका का मध्य प्रदेश में निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और जब कोई पालक नहीं होता है तो बच्चे उद्दंड हो ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को आपने कमान सौंपी, एक अच्छा प्रयास किया है, 2 दशक की आपने तैयारी कर ली है, लेकिन जो कार्यकर्ता में निराशा है उसे खत्म करने के कोई प्रयास नहीं हुए। जैसे परीक्षा के समय या परीक्षा के बाद असफल बच्चे के लिए काउंसलर की मदद ली जाती है, अगर कांग्रेस इस दिशा में बढ़ती तो मुझे लगता है कि जो निराशा है उसके बादल छटते और कार्यकर्ता उत्साहित होकर आगे बढ़ता। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो सामने कम से कम नहीं आती। समीक्षक ये भी उम्मीद लगाकर संदीप जी बैठते हैं कि चुनाव के पहले आपको याद होगा कि समीक्षक और मीडिया का भी एक हिस्सा ये मानता था कि बीजेपी में भी कलह के स्वर सुनाई देंगे, सुनाई दिए भी। टिकट को लेकर असंतोष सभी पार्टियों में होता है, लेकिन जब सरकार बन गई और ज़बरदस्त तरीके से सरकार बन गई सर संदीप जी, उसके बाद हमने देखा भूपेंद्र सिंह जी मंत्री नहीं बने, गोपाल भार्गव नहीं बने मंत्री और अर्चना चिटनिस जी नहीं बनी मंत्री। लेकिन ना कोई धड़ेबाजी होती है, ना कोई लड़ाई होती है, ना कोई खेमेबाजी या दिल्ली आना जाना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये भय है, अनुशासन है, क्या है ये? देखिए शरद जी, कहीं ना कहीं अनुशासन है और उसके पीछे डर भी है जी कि अगर हमने बोला तो आगे क्या होगा। अभी तो कम से कम हम विधायक हैं, अगले चुनाव में हमारा क्या होगा, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जितना हम लोग जानते हैं वो आपका रिकॉर्ड तैयार करके तो चलती है शरद जी, कि हमारे मतलब आप जैसा सरकारी नौकरी में होता है कि गोपनीय चरित्रावली जी, कॉन्फिडेंशियल जो सीआर होता है आपका, उस पे अगर एडवर्स रिमार्क आ गया, लाल पेन से कुछ लिखा गया, सीआर खराब हो गई तो टिकट मिलना कहानी खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी। तो बीजेपी के अंदर ये एक डर रहता है और
क्योंकि संघ से जो लोग आते हैं या संगठन उन्हें अच्छा सा पाठ पढ़ाता है कि अगर आपको कोई अवसर नहीं मिलता है तो आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। जब वर्षों तक आप ये पाठ पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार अहित भी होता है तो लोग शांत रह जाते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सनोवर पटेल साहब, दर्द आपके यहाँ भी है, ऐसा तो नहीं? दर्द तो शाश्वत है सर, दर्द क्यों नहीं होगा? टिकट नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, तकलीफ होगी। आज कुछ खुलासा कर दीजिए कि ये कौन सा नुस्खा है आपके यहाँ जिसकी वजह से दर्द होने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आता है सामने? देखिए शरद जी, आज बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत ही अच्छा सब विषय आज रखा है आपने तो रखा है कि कांग्रेस की कलह और उसका काल। तो जैसा हमारे विद्वान यहाँ वरिष्ठ साथी हैं उन्होंने कहा और आपने भी अपनी बातों में कहा कि कांग्रेस का तो पर्यायवाची कलह है। कांग्रेस तो जहाँ है तो कला होती है, जूतम पैर होती है, कपड़े फटते सर, हैं। ये हमने नहीं कहा पर्यायवाची है सर, ये हमने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ जी, आपने जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताया, जिस प्रकार से कहा कि कुर्ते फटे, चश्मे टूटे, और सम्मानीय ने आपने कहा कि किस प्रकार से उनके वहाँ जूतम पैर होती है, दरवाजे टूटते हैं, कांच फूटते हैं, तो ये पर्यायवाची तो हुआ। तो कांग्रेस में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, वो उसका पर्यायवाची कला है। ये बात सही है कि वो जो कलह काल है वो अब खुलकर बाहर सामने आने लगा। हम तो हमेशा से कहते हैं कि ये छत्रपों की पार्टी है, यहाँ पर कोई विचार नहीं है, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, और जब नीति नियत और नेता नहीं तो कोई निर्धारण नहीं। तो ये तो कांग्रेस की कमी है ही। और जहाँ तक सवाल आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही बड़ा फर्क है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता होता है वो कार्यकर्ता होता ही नहीं है, सब नेता हैं। अभी एक को टिकट नहीं दिया तो दूसरा भगेगा दूसरी तरफ, और तीसरा कहीं और भगेगा, और अनर्गल बातें होगी, और जूतम पैर हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक नेता दूसरे नेता को गिरा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। क्या स्वस्थ लोकतंत्र में या एक राजनीतिक दल में इस प्रकार की चीजें शोभा देती है? नहीं देती है। आज हम आपकी टीवी पर बात करते हैं, शरद जी आपके साथ बात करते हैं, तो परिवार के लोग देखते हैं और देखकर बोलते हैं कि ये डिबेटें अच्छी डिबेटें होती है। अब कहीं जूतम पैर की डिबेटें हो तो वो कोई अच्छा सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस की ये परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक निश्चित उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि जिसको अवसर मिलता है, संगठन जिसको तय करता है, वो चुनाव भी लड़ता है और पूरा संगठन उसके साथ खड़ा होता है, भारी बहुमत से जीतता भी है और अच्छा काम करने का प्रयास भी करता है। लेकिन उसके उद्देश्य में कहीं ये नहीं है कि मुझे विधायक बनना ही है, मुझे अध्यक्ष बनना ही है। वो कार्यकर्ता भाव के साथ काम कर रहा है, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, वो विचार के लिए काम कर रहा है। चलिए, मैं आता हूँ मिथुन साहब की तरफ। मिथुन जी, जब बीमारी थोड़ी लंबी हो जाती है और राजनीति में बीमारी मानी जाती है, माफ़ कीजिएगा मैं ये शब्द कह रहा हूँ, जब आप सत्ता से आपकी दूरी बढ़ती चली जाती है, तो जैसे बीमार व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहे तो बहुत सलाह मिलने लगती है कि भाई साहब आप तो अब वैकल्पिक मेडिसिन की तरफ चलो, भाई साहब कछु नहीं होने इससे, हम देख ले भाई साहब आयुर्विज्ञान तक गए दिल्ली, कछु नहीं भाया, तो अब क्या तिब्बत में एक मेडिसिन है भाई साहब, मंगा लो आप। तो माफ़ कीजिएगा, मतलब हम लोग भी नाना प्रकार की सलाह देते हैं, आपके मित्र भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर तो रोक लगानी पड़ेगी सर। जैसे किसी मरीज से कहा जाता है कि कुछ पथ्य परहेज तो करिए, कम से कम कुर्सी लेकर ऐसे लड़ते भिड़ते तो नजर मत आइए। जी देखिए, किसी भी पार्टी के लिए अगर अनुशासनहीनता होती है तो चिंता का विषय होना ही चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने तुरंत सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई भी की है, और वो जो दिशा हमें दे रहे हैं वो अनुशासन की ही दिशा है। कांग्रेस पार्टी हालांकि वैसे भी एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ही। इसी पार्टी ने बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किए हैं जिसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब हिंसक झड़पें होती है तो हमारे लिए चिंता का विषय होता है और हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, ये किसी भी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी जो उदाहरण दे रहे थे कि भाजपा के कार्यालयों में कैसा अनुशासन पर्व मनाया जाता है, तो हमने देखा कि इनके केंद्रीय मंत्री के साथ जो धक्का मुक्की की घटना हुई थी उसमें बंदूक तक निकालने की नौबत आ गई थी, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा के कोषाध्यक्ष हों, उनके साथ चप्पल की जो चीज़ें हुई थी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि जबकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि कथित रूप से बड़ी अनुशासित पार्टी है। एक तो हो गई हिंसक वारदातें, दूसरी बातें हैं जो बयानबाजी होती है, लोगों का जो दर्द सामने आता है।
आज शिवराज जी और मोहन यादव जी का क्या कोल्ड वॉर किसी से छुपा हुआ है? शिवराज जी ने जो निर्णय लिए, चाहे वो बीआरटीएस को बनाने का, उन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके बीआरटीएस बनाया। मोहन यादव जी करोड़ों रुपए लगा करके उसको हटाने का काम कर रहे हैं। शिवराज जी का कहना है कि सत्ता से हटते ही गधे के सर से जैसे सींग गायब हो जाते हैं सर, वैसे उनके पोस्टर से नाम है। गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं कि 9 बार का विधायक जो है वो वैसे ही सीएम के बराबर होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी हारी है और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारा इंट्रोस्पेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में और उसकी जिम्मेदारी है कि अपने संगठन और सरकार की प्रशासनिक दक्षता दोनों को साथ कर चले। तो मध्य प्रदेश में यदि ऐसी घटनाएं होती हैं कि मध्य प्रदेश में कोई कलेक्टर किसी की जनता को औकात बताता है, कोई एसडीएम जूते के फीते बनवाता है, कहीं किसानों को चूजों के बराबर कंपेयर किया जा रहा है, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी को इनका अनुशासन देखना है। साथ ही साथ हमारी जो विपक्ष के रूप में भूमिका है, आज ही सरकार ने विज्ञापन जारी किया साहब, 45 लाख लाडली बहनों को 4.5 सराहना नहीं करेंगे कि इन सारे मामलों में बड़ा त्वरित एक्शन हुआ है? मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। जिस कलेक्टर ने औकात बताई थी, 25 दिन बाद उनको वन विभाग में उपसंचालक बना दिया गया। तो एक तरफ ये दिखाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 25 दिन आपकी कार्रवाई ठहर नहीं पाई, तो हमें इससे आगे की दिशा दिख जाती है कि आप किस तरीके की, केवल यदि आप ब्रांडिंग की सरकार चलाना चाहते हैं तो पिछली सरकार से आपका कार्यकाल कुछ अलग नहीं होने वाला, और जनता पिछली सरकार से निराश भी थी, शायद आप भी खुश नहीं थे, इसलिए तो आपने नेतृत्व को बदला। हमारा तो निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश में सकारात्मक रूप से। मिथुन जी, आप बहुत विद्वान और बहुत ही प्रॉमिसिंग युवा नेता हैं, लेकिन तथाकथित रूप से अगर बीजेपी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही की बात मैं कह रहा हूँ कि तथाकथित रूप से बीजेपी में अगर कहीं आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं तो क्या आपके यहाँ जो हो रहा है उससे वो जस्टिफाई हो जाएगा? सर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन क्योंकि विषय ये है और क्योंकि जो पार्टी विपक्ष में है, जाहिर सी बात है हार के बाद लोग निराश होते हैं और सबके अपने अपने उसके एक वर्जन होते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि हार के बाद हम समीक्षा भी करेंगे और उस पर छोटा बहुत यदि मनमुटाव भी होता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन कहीं अनुशासनहीनता हो तो उस पर कार्रवाई। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो पार्टी अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है, वो सत्ता में रहने के बाद यदि अनुशासन को नहीं साध पा रही है तो मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की दिशा क्या होगी, इसको लेकर के विपक्ष के रूप में हम चिंतित हैं। आप यही इशारा कर रहे हैं कि 163 का जनादेश जो है किसी हवाई शक्ति से हो गया? सर हवाई शक्ति से तो नहीं, बिना अनुशासन के, बिना ताकत के, बिना टिकट अच्छे चुने हुए। जी देखिए क्या है कि जो परिणाम आते हैं उनको किसी भी रूप में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो परिणाम होते हैं उसके बाद हम जो भी बात कह रहे हैं, सही बात, तो उसको लेकर के हमारी जो टिप्पणियां शायद जनता को कन्विंसिंग ना लगे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इससे बड़ा मैंडेट लेकर के 2003 में भारतीय जनता पार्टी 173 लेके आई थी, 2004 में पूरे देश में जनता ने सरकार बदल दी थी भारतीय जनता पार्टी की। दोबारा ऐसा हो सकता है, मेरे कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ। संदीप जी, एक जो बड़ा और मौजूद सवाल मुझे समझ में आता है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता में, अगर हम ये माने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जोश नहीं है, अगर वो नाउमीदी, जोश कम होने की वजह से बीजेपी की तरफ भी बढ़ रहा है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति या राजनीतिक रणनीति के साथ सामने, तो क्या वो अपने नेतृत्व को लेकर इस उम्मीद से नहीं भरा है कि हमारा लीडर ऐसा है कि वो बहुत जल्दी बदलाव कर सकता है, बहुत ताकत से आगे बढ़ सकता है? इसका क्या कारण देखते हैं हम? जी देखिए शरद जी, सत्ता में जब आप लंबे समय तक दूर रहते हैं तो आप, राजनीति में लोग कहते हैं मैं सेवा के लिए आया, मैं नहीं मानता इसको। राजनीति भी लोगों के लिए एक पेशा हो गई है, जैसे नौकरी करते हैं वैसे ही राजनीति में आए। कांग्रेस की जो आप बात कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक उम्मीद थी, 18 में जीता था वो, फिर उसको 23 में उम्मीद थी, लेकिन वो असफल हो गया। मैं जैसा कह रहा हूं कि कार्यकर्ता के अंदर जोश भरने के लिए बड़े नेताओं को भी भूमिका निभानी होगी, और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो कांग्रेस के उन लोगों पर नजर रखे हुए जिनका जनाधार है, जिनकी आवाज लोग सुनते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहेगा, और बीजेपी की जो वर्तमान दौर की कार्यशैली है शरद जी, वो कांग्रेस से हटके है। क्या कांग्रेस के बड़े नेता से एक छोटा कार्यकर्ता आसानी से मिल सकता है? बीजेपी में यह संभव है। अगर कांग्रेस भी दरवाजे खोल के बात करने लगेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर भी जोश आएगा। भोपाल में गांव से कार्यकर्ता आता है, वो बड़े नेता के दरवाजे तक तो चला जाता है, दरवान उसे अंदर नहीं जाने देता। ये जो परंपरा है आज सत्ता से इतने समय से बाहर होते हुए, उसे अगर कांग्रेस बदलेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति और बदल सकती है। और अगर मध्य प्रदेश से तुलना करें तो आप जो बात कह रहे हैं उसको कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब आप कांग्रेस बहुमत हासिल करती है, मध्य प्रदेश में तो बहुत खींचतान थी, लेकिन आप अपने वेटर्न लीडर्स को चुनते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी 163 का बहुमत लेकर आते हैं, लेकिन पहले ही तय हो चुका होता है कि चेहरा
इस बार वो नहीं होंगे। ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है। पार्टी आगे भी देख रही है, भविष्य में भी झांक रही है और ये मैसेज भी दे रही है कि पार्टी ही सबसे बड़ी है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। सनवर पटेल साहब जी। निश्चित रूप से पार्टी में कमल का फूल हमारा सबसे बड़ा है, पार्टी का विचार सबसे बड़ा है और जब सरकार में जहां हम होते हैं तो कैसे अंत्योदय हम करें, कैसे गरीब लोगों का उत्थान करें, यही भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा है। और आपने देखा होगा कि आज 163 के मैंडेट, जबकि एक तरफ अन्य प्रकार की बातें चल रही थी, और जब 163 का मैंडेट आया और जिस प्रकार से पार्टी के विधायक दल ने तय किया और आज डॉक्टर मोहन यादव जी जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार के मुखिया हैं, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। हमारे विद्वान साथी ने कहा कि BRTS का विषय किया। जब दुनिया में वक्त के साथ, काल के प्रवाह के साथ आपकी ज़रूरतें बनती और बिगड़ती है, हमने बैलगाड़ी भी देखी है और हमने एम्बेसडर और फेड भी देखी है। हमने जब बैलगाड़ी की जरूरत थी तो बैलगाड़ी में भी सफ़र किया, मिथुन भाई ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज हवाई जहाज की जब जरूरत है तो हवाई जहाज में भी सफर होता है। जब BRTS को बनाने की आवश्यकता थी तो BRTS बना, लेकिन आज जब ट्रैफिक बढ़ गया है, कार्य बढ़ गई है और BRTS दुविधा का कारण बनेगा तो BRTS हटेगा। जब जो जरूरी हुआ वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। आज़ादी की लड़ाई जब कांग्रेस लड़ रही थी तो गांधी थे उसके पास, नेहरू थे उसके पास, पटेल थे उसके पास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उसके पास, एक श्रृंखला थी। और ये ऐसे लीडर्स की गैलेक्सी आपको बहुत ऊर्जा से भरती है। आज भी आपके पास लीडर्स हैं, राहुल गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं, कहीं वो पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक आभा मंडल है नेतृत्व का कि ये साहस तीनों राज्यों में बीजेपी जुटाती है कि चेहरा मोदी होंगे और कोई नहीं होगा, मोदी जी के चेहरे पे चुने, क्योंकि फायदा होगा उससे। कहीं ना कहीं आपको भी अपने नेतृत्व की उस आभा को फिर से हासिल तो करना होगा। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि गांधी बनकर के वो कांग्रेस पार्टी में नहीं आए या पटेल बनकर के वो नहीं आए, उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं को गांधी कहलाया, कर्मों से बापू कहलाया। पटेल अपने कर्मों से जाने गए, ये भी एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर ही आए थे। लेकिन और आज की यदि आप लीडरशिप की बात करें तो आज जितने भी हमारे एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं वो भी इसी रूट से आए हैं, जन समर्थन को हासिल करके आए हैं, जन आंदोलनों के जरिए आए हैं, जनता के बीच अपनी एक पैठ बना करके जनता का आशीर्वाद लेकर के आए। आज के हमारे अध्यक्ष भी उसी दिशा के एक नेता हैं। तो ये परंपरा भी हमारे अंदर रही, लेकिन क्योंकि हमारी हार होती है तो हमारी कमियों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जो होना भी चाहिए आप लोग भी करें, हम लोग स्वयं भी कर रहे हैं। और इसको लेकर के हम जनता से, ये अपने कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक मांग रहे हैं कि हमारी क्या गलती रही, क्या कमी रही, आप हमें बताइए ताकि उसके हिसाब से हम अपने अंदर बदलाव कर सकें। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछला जो हमारा नेतृत्व रहा, हमारे जो प्रदेश की जो सरकार रही, संभवतः शायद उसमें कहीं दूरदर्शिता की कमी आई कि कांग्रेस के बनाए हुए संस्थानों को तो हमें नहीं तोड़ना पड़ता, एक तरफ बनाते हैं दूसरी तरफ तोड़ते हैं। मुझे लगता है इस तरीके की लीडरशिप हम भविष्य में नहीं देना चाहेंगे, हम लीडरशिप वही देंगे जो दूरदर्शी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है वो यही है कि नेतृत्व एक बड़ा मैसेज देता है। कृष्ण एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं महाभारत में, और वो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलोगे तो मैं सफलता तक ले जाऊंगा। ये कांग्रेस की आवश्यकता है और आएंगे कृष्ण कांग्रेस के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सिंधिया जी का आदमी है। दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है?